तो भाई जैसा कि तुम जानते हो कि आज से शुरुआत होनी है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की। टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को बहुत ही बुरे तरीके से धोया था, फिर विराट कोहली और रोहित की मदद से भारत ने कमबैक किया ओडीआई सीरीज में और 2-1 से मात दी साउथ अफ्रीका को। अब बारी है टी20 सीरीज की। टी20 सीरीज जीतकर क्या इस सीरीज को भारत अपने नाम करेगी? क्या इस ओवरऑल साउथ अफ्रीका टूर को, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए इंडिया टूर था, इंडिया के लिए साउथ अफ्रीका टूर नहीं, साउथ अफ्रीका के लिए इंडिया टूर था, तो क्या ये जो ओवरऑल सीरीज है इसमें 2 सीरीज जीतकर भारत इस सीरीज में डोमिनेट करेगी? वैसे भाई टेस्ट सीरीज में जो हार मिली है ना, उस हार का जो जख्म लगा है उस पे मरहम नहीं लग सकता है ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज जीतकर, क्योंकि टेस्ट में जो हमने डोमिनेशन इतने साल तक दिखाया है, 2 पल के लिए टी20 या फिर ओडीआई सीरीज में ऊपर नीचे हो जाए ना तो समझ में आता है, लेकिन भारत घर पे टेस्ट सीरीज हार जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। पर फिर भी कुछ हद तक इस जख्म पे मरहम लग सकता है अगर टी20 सीरीज को भी भारत अपने नाम कर ले। तो सबसे पहले आज की इस टी20 सीरीज के पहले मैच की जो इंडिया की प्रोबेबल 11 हो सकती है, जो कि फिलहाल के लिए सामने आई है, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे। जी हां, शुभमन गिल का कमबैक होगा। शुभमन गिल ने इंडियन टीम को ज्वाइन कर लिया है। कहा जा रहा था कि अगर वो फिट नहीं होते हैं तो शायद वो टी20 सीरीज में ना दिखे और हो सकता है संजू सैमसन हमको ओपनिंग करते हुए देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल अंतिम सत्य यह है कि शुभमन गिल आज का मैच खेलेंगे, अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। कैप्टन होंगे फर्स्ट डाउन पे सूर्य कुमार यादव, 4th पे तिलक वर्मा, 5th पे हार्दिक पांड्या, 6th पे विकेट कीपर संजू सैमसन। जी हां, चांसेस ज्यादा है कि संजू सैमसन आज का मैच खेलें, जितेश शर्मा ना खेलें। उसके अलावा शिवम दुबे भी हमको दिखेंगे। माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या के कमबैक के बाद दुबे को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल सत्य यह है कि शिवम दुबे यहां पर खेलेंगे, हार्दिक पांड्या भी खेलेंगे। उसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में हमको दिखेंगे अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और होंगे जसप्रीत बुमराह भी एंड होंगे वरुण चक्रवर्ती भी। जी हां, मेन पेसर यहां पर जसप्रीत बुमराह ही होंगे, साथ देने के लिए दुबे और हार्दिक पांड्या हैं। बाकी 3 स्पिनर्स हमको आज के मैच में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो पिच है कटक की वो ज्यादा स्पिन को सपोर्ट करती है। और भाई देखो, पहले भी हमने देखा है, एशिया कप में भी हमने देखा है कि 2 ही पेसर्स के साथ इंडियन टीम जाती थी, तो बुमराह का साथ देने के लिए सिर्फ शिवम दुबे होते थे एक पल के लिए, लेकिन अब भाई हार्दिक पांड्या भी हैं और 3 स्पिनर्स यहां पर होंगे, जैसा मैंने कहा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। क्या इस प्लेइंग 11 में आप कोई चेंज होता हुआ देखना चाहेंगे या फिर आप सेटिस्फाइड हैं इस प्लेइंग 11 से? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी आज के मैच में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के पास एक बहुत बड़ा मौका है एक माइलस्टोन टच करने का। फिलहाल जसप्रीत बुमराह के टी20 में जो ओवरऑल विकेट्स हैं वो है 99 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, वहीं हार्दिक पांड्या के टी20 इंटरनेशनल में 98 विकेट्स हैं। तो हार्दिक पांड्या को मात्र 2 विकेट और बुमराह को मात्र 1 विकेट चाहिए टी20 इंटरनेशनल में अपने 100 विकेट्स कंप्लीट करने के लिए। उसके अलावा आज के मैच में तिलक वर्मा से काफी उम्मीदें होंगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तिलक वर्मा के जो स्टैट्स हैं भाई बवाल है। 6 इनिंग में 309 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए हैं, 191 की स्ट्राइक रेट, 70 की एवरेज के साथ 2 शतक लगाए हैं, हाईएस्ट स्कोर 120 का। बाकी अगर आपके मन में भी यह सवाल आ रहा है कि संजू सैमसन आज के मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो जैसा मैंने कहा कि फिलहाल के लिए तो यही खबर सामने आ रही है कि संजू सैमसन के साथ ही यहां पर शुरुआत करेगी इंडियन टीम। संजू सैमसन किस पोजीशन पे दिखेंगे, इसे लेकर कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सूर्य कुमार यादव से सवाल करा गया तो उन्होंने खुला यहां पर स्टेटमेंट देते हुए कहा कि संजू के बारे में जब वो सर्किट पर आया था तब वो ऑर्डर में ऊपर बैटिंग करता था। अब बात यह है कि ओपनर्स के अलावा सबको काफी फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। जब उसने इनिंग्स ओपन की थी वो बहुत अच्छा खेला था, लेकिन शुभमन जो है वो उससे भी पहले श्रीलंका सीरीज में खेला है, वहां उसने ओपन किया था, तो वही उस स्पॉट को डिजर्व करता है। हमने संजू सैमसन को अपॉर्चुनिटीज दी, वो किसी भी नंबर पर बैटिंग करने के लिए रेडी था। अच्छा लगता है जब कोई प्लेयर हर पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए तैयार होता है, नंबर 3 से नंबर 6 तक कहीं भी। मैंने ये सब बैटर्स को बोला है, ओपनर्स के अलावा सबको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। दोनों जो प्लेयर्स हैं, चाहे शुभमन गिल हो चाहे संजू सैमसन, वो टीम के प्लान्स में हैं। दोनों का स्क्वाड में होना हमेशा अच्छा होता है। एक ओपन कर सकता है, दूसरा नीचे बैटिंग कर सकता है, दोनों सारे रोल्स निभा सकते हैं। ये हमारी टीम के लिए एक एसेट है और एक अच्छी हेडेक भी। यानी सूर्य कुमार यादव इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई संजू सैमसन को लेकर थोड़ा सा हेडेक भी होता है कि भाई ओपनिंग में अच्छा कर रहा है, लेकिन गिल से ओपनिंग करानी है, संजू सैमसन को कहां पर खिलाएं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि संजू सैमसन वो कहते हैं तैयार है कहीं भी खेलने के लिए। अब संजू सैमसन किसी और पोजीशन पे उस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जिस तरीके से वो ओपनिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे थे इंडियन टीम के लिए, ये तो भाई वक्त आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन बात करें संजू सैमसन के करंट फॉर्म की, तो हाल ही में वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे थे, जहां उन्होंने 6 इनिंग में 233 रन जड़ दिए हैं, 58.2 की एवरेज और 137 की लगभग स्ट्राइक रेट के साथ 2 अर्धशतक भी उनके नाम आए हैं। तो फॉर्म तो कमाल का चल रहा है, 58 की एवरेज, 137 की स्ट्राइक रेट, 6 इनिंग में 233 रन, कमाल की कंसिस्टेंसी दिखाई है। अब इस कंसिस्टेंसी को संजू सैमसन जारी रख पाएंगे इस टी20 सीरीज में, ये तो जब वक्त आएगा तभी पता
पता चलेगा। वैसे जहां बात निकली ही है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, तो मैं बता दूं कि फिलहाल भाई मोहम्मद शामी जो हैं वो भी भाई पूरे तरीके से तैयार हैं स्टेटमेंट देने के लिए, पूरे तरीके से कमबैक करने को तैयार है, क्योंकि पिछले 3 मैचेस में मोहम्मद शामी ने 11 विकेट्स लिए हैं। जी हां, पिछले 3 मैचों में वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में 11 विकेट्स ले चुके हैं। अगर उनके स्पेल देखें 4 फॉर 13, 3 फॉर 34, 4 फॉर 30, मतलब एक मैच में 4 विकेट, एक में 3 विकेट, एक में 4 विकेट, 3 मैचों में 11 विकेट लेके मोहम्मद शामी ने ये तो कह दिया है कि अब भी मुझ में दमखम बाकी है। आप मुझको टी20 में भले ही कमबैक ना कराएं, पर अब भी आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए जब आप किसी भी ओडीआई सीरीज के लिए टीम बनाते हैं। क्या आपके हिसाब से वक्त आ चुका है मोहम्मद शामी को ओडीआई टीम में एटलीस्ट कमबैक कराने का, या फिर अगर जरूरत पड़े तो भाई टेस्ट में भी कमबैक कराने के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि हाल ही में रणजी ट्रॉफी के अंदर भी वो शानदार परफॉर्मेंस देकर आए थे, 7 इनिंग में 20 विकेट लिए थे। तो भाई मोहम्मद शामी बूढ़ा हो जाए इससे पहले कि उसकी पेस का यूज कर लो, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है। हम ओडीआई में अर्शदीप को खिला रहे थे, हम खिला रहे थे हर्षित राणा को, प्रसिद्ध कृष्णा को, वो कंसिस्टेंसी उनके अंदर देखने को नहीं मिल रही थी, और बैट्समैनों में भी इनका ज्यादा खौफ देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, ड्यू वगैरह थी, वो सब बात की बात है, लेकिन फिर भी मोहम्मद शामी का जब फॉर्म अच्छा चल रहा है, जब मोहम्मद शामी ने पास्ट में आपके लिए इतना कुछ किया है, जब उसके पास एक्सपीरियंस का भंडार है, तो यूं ही भाई उस एक्सपीरियंस को बेकार मत जाने दो। एंड मैं यहां पे सिर्फ ओडीआई क्रिकेट की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा टेस्ट क्रिकेट की भी, क्योंकि भाई टेस्ट क्रिकेट में भी जब से शामी टीम से गायब हुए हैं ना, तो मजबूरी में मोहम्मद सिराज को हर मैच खेलना ही पड़ता है, रेस्ट दिया जाता है बुमराह को। अब बुमराह और सिराज को एक साथ बाहर नहीं कर सकते हैं, वरना टेस्ट का बॉलिंग लाइनअप एकदम गड्ढा हो जाता है। शामी के आने से एक बात अच्छी ये रहती थी, कभी बुमराह शामी खेल लेते थे, कभी शामी और सिराज खेल लेते थे, लेकिन जब से शामी गए हैं भाई मजबूरी में एक ना एक प्लेयर तो खिलाना ही पड़ता है। भले ही हमें फिर सिराज किसी भी और फॉर्मेट में देखने को ना मिले, उसको इतना टेस्ट मैच खेलना पड़ रहा है कि भाई ना ही वो ओडीआई खेल पाता है, ना ही टी20 खेल पाता है, जबकि आज भी वो टी20 और ओडीआई में एक बेहतर कंट्रीब्यूशन दे सकता है किसी और बॉलर के मुकाबले। अब आप बताइए, जैसा मैंने आपसे पूछा कि क्या शामी का कमबैक होने का वक्त आ चुका है, जो भी तुम्हारा ऑनेस्ट ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी भाई जहां हमने अभी अभी जिक्र करा था हर्षित राणा का, कि ठीक है हर्षित राणा वगैरह है, लेकिन उसके बावजूद भी शामी को यहां पर मौका मिलना चाहिए। भाई गंभीर तो देखो हर्षित राणा को नहीं छोड़ना चाहते हैं, उन्होंने भाई क्लियरली कल के दिन कहा कि हम हर्षित राणा को ओडीआई में नंबर 8 पोजीशन पर एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे डेवलप कर रहे हैं, जो लोअर ऑर्डर में रन बना के टीम में अच्छा बैलेंस क्रिएट कर सके। अब 2 पल के लिए यहां पर जो गौतम गंभीर कह रहे हैं, देखो यार वो सही भी है, जबरदस्ती हर चीज के खिलाफ हेट नहीं फैलाया जा सकता, जबरदस्ती हर बात को गलत नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि भाई देखो हमारे किसी भी फॉर्मेट में जो नीचे के बॉलर्स होते हैं, जो टेलेंडर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज चल रही थी, तुमने देखा होगा किस तरीके से साउथ अफ्रीका के जो लोअर ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, जो टेलेंडर्स हैं, वो भी भाई 80-100 रन बना के चले जाते हैं। वहीं हमारे पास टेलेंडर्स में लोअर ऑर्डर में चाहे अर्शदीप हो, चाहे बुमराह हो, चाहे सिराज हो, चाहे शामी हो, चाहे कुलदीप हो, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, भाई ये सब मिलके भी 5-10 रन नहीं बनाते थे। जैसे ही 5-6 विकेट हमारे गिरते थे, पूरी टीम निपट जाती थी। तो हर्षित राणा ठीक ठाक रेट पे विकेट भी ले रहे हैं, एक ठीक ठाक विकेट टेकिंग बॉलर हैं। अगर वो आने वाले वक्त में थोड़ा सा अपनी बैटिंग को और मजबूत कर लेते हैं, तो एक पेस ऑलराउंडर के तौर पे, एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे वो सच में टीम के लिए काम आ सकते हैं। आप लोग का इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दो। इसके अलावा भाई एक और यहां पर बहुत ही कमाल की अपडेट देना चाहूंगा। जैसा कि तुम जानते ही हो कि कुछ वक्त पहले एशिया कप हुआ था, जहां भारत और पाकिस्तान टीम के बीच बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी। भाई भारत को अभी तक पता नहीं एशिया कप की भी ट्रॉफी मिली है या नहीं मिली है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के जो मैचेस होते थे, तुम सब ने देखा होगा किस तरीके से अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की फाड़ के रख दी थी। चाहे शाहीन अफरीदी हो, चाहे हारिस रौफ हो, जो सामने आता था भाई नंगा होके जाता था। मतलब भाई इतना ज्यादा खौफ बन चुका था पूरे पाकिस्तान में अभिषेक शर्मा का। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि कल के दिन एक रिपोर्ट में इस बात को कंफर्म करा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस बंदे को सबसे ज्यादा गूगल पे सर्च करा गया है साल 2025 के अंदर, वो कोई और नहीं, वो है नन अदर देन अभिषेक शर्मा। सिर्फ इससे पता चलता है कि अभिषेक शर्मा का अब भी पाकिस्तान में किस लेवल का खौफ है। इसके अलावा भाई नजर डालते हैं आज की लास्ट अपडेट पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल 2026 के लिए शार्दुल ठाकुर जो है वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन चुके हैं। ट्रेड डील के जरिए शार्दुल ठाकुर मुंबई इंडियंस में आए हैं, और कल के दिन एमआई टीवी के द्वारा उन्होंने रोहित शर्मा पर टिप्पणी करते हुए कहा, जी हां, शार्दुल ठाकुर ने रोहित शर्मा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रोहित शर्मा ने मुझे कंफर्टेबल फील कराया। जब भी मैं उनकी कप्तानी के अंडर खेला, उसने मुझे अपने साथ फ्री रहने दिया और मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम दी। हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए और इसमें उसका बड़ा रोल था। इतने कंफर्टेबल हो गए कि हमने शार्दुल ठाकुर और रोहित शर्मा को साथ में रील बनाते हुए भी देखा है। वो अलग बात है कि उस रील में
श्रेयस अय्यर का ज्यादा बड़ा रोल था। वैसे यहाँ पे शार्दुल ठाकुर जो तारीफों का पुल बांध रहे हैं रोहित शर्मा के लिए, ये सारी जो तारीफें हैं रोहित शर्मा सच में डिजर्व करते हैं, लेकिन ये जो सारी तारीफें हैं ना वो कहीं ना कहीं प्लेयर रोहित शर्मा के लिए नहीं है। ये जो शब्द बोले गए हैं ये कैप्टन रोहित शर्मा के लिए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस तरीके से यूं ही रोहित शर्मा से ओडीआई कैप्टनसी छीनी गई, ऐसे ही मुंबई इंडियंस ने किया था जब रातों रात 5 ट्रॉफी जिताने के बावजूद भी उनको कैप्टनसी से हटा दिया गया था। और ये जो सारे शब्द मैंने कहा जो इस्तेमाल कर रहे हैं शार्दुल ठाकुर, ये कैप्टन रोहित शर्मा के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा ना ही इंडियन टीम के कैप्टन है ना ही मुंबई इंडियंस के। अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। फिलहाल जैसा मैंने आपके सामने इंडिया की प्लेइंग 11 रखी, क्या आप इस प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस करना चाहेंगे? अगर करना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और क्या आपके हिसाब से संजू सैमसन को ओपनिंग में ही लाना चाहिए या फिर संजू सैमसन को खुद को इतना काबिल बनाना चाहिए कि वो किसी भी ऑर्डर पे आके कंट्रीब्यूट कर सकें? जो भी आपका संजू सैमसन के बारे में ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। बाकी यार कौन कौन चाहता है कि जल्द से जल्द मोहम्मद शामी का इंडियन टीम में कमबैक हो, इस पर भी अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।